एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में भी ध्यान रखिएगा, सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसके विगत वर्षों के ज्योग्राफी विषय से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उन पर यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखें, सब्जेक्ट क्या है? भूगोल। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, भूगोल इसमें किसके भीतर शामिल है? जैसे सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है, जो प्रश्न पत्र 2 है कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए। उसमें ध्यान रखिए, भूगोल कहां पर है? सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, सोशल साइंस में। ठीक है, देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? हमारे पास ऑप्शन है ए महानदी एवं गोदावरी, बी ऑप्शन है कृष्णा एवं कावेरी, सी ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन है नर्मदा एवं तापी। ठीक है, यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। देखिए, जब भी बात की जाएगी सुंदरबन डेल्टा की, ये अपने आप में बहुत बड़ा डेल्टा है और ये दो महत्वपूर्ण नदियों के मिलने से इस डेल्टा का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, भारत के हिस्से की बात करें तो पश्चिम बंगाल में यह डेल्टा स्थित है। इसके अलावा इसमें अधिकांश हिस्सा कहां से है? बांग्लादेश से है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी जो सुंदरबन डेल्टा है भारत के साथ साथ वह कहां तक फॉर्म होता है? बांग्लादेश में भी फॉर्म होता है। दो प्रमुख नदियों की बात करें सुंदरबन डेल्टा में, तो वे दो प्रमुख नदियां गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हैं। ध्यान रखिएगा। आइए हम इसे देख लेते हैं मैप में। यह है मैप किसका? सुंदरबन डेल्टा का। देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है सुंदरबन डेल्टा। अब ये किन नदियों के मुहाने पर बना है? ध्यान रखिए, एक महत्वपूर्ण रिवर है गंगा रिवर। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये गंगा रिवर है। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे ही ये प्रवेश करती है कहां? पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश वाले हिस्से में, तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करें किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जब ऐसे आती है, बढ़ती है, ढाका से होकर कुछ इस तरीके से मुड़ती है। हालांकि कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वह बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना रिवर। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर के मुहाने पर बनता है क्या? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा ध्यान रखिएगा कहां पर फॉर्म होता है? बंगाल की खाड़ी में फॉर्म होता है। यानी जब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के कौन से हिस्से में? कि मान लीजिए यह इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में यदि हम सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं तो इस हिस्से में सुंदरबन डेल्टा का फॉर्म या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है? शरद ऋतु शरद ऋतु कौन सी होती है, इसके बारे में क्या कथन लिखे हुए हैं देखते हैं। पहला कथन है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। और तीसरा कथन है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। उचित विकल्प का चुनाव करते हुए सही जवाब देना है। हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी 4 है, देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है 2 और 3 सही है लेकिन 1 गलत है। ऑप्शन बी है 1 2 3 सभी गलत है। ऑप्शन सी है 1 2 सही है लेकिन 3 गलत है। और ऑप्शन डी है 1 3 सही है लेकिन 2 गलत है। यह प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। देखिए, लेटेस्ट प्रश्नों में से ही एक है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है? भारत में शरद ऋतु। जब हम भारत में ऋतुओं के बारे में चर्चा करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि मौसम क्या है? हमारे वायुमंडल में होने वाला जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को ही हम मौसम कह देते हैं। मौसम में परिवर्तन किस वजह से होता है? वर्षा की वजह से, तापमान की वजह से, आर्द्रता की वजह से, कितनी कैसी नमी यहाँ विद्यमान है, इन सभी के आधार पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। और भारत में यदि हम ऋतुओं की बात करें, इन्हीं मौसम में परिवर्तन के लिहाज से भारत में 4 प्रमुख ऋतु हैं, जिसमें जो सबसे पहले ऋतु है उस ऋतु की बात करें तो दिसंबर से लगभग फरवरी तक रहती है। दिसंबर से फरवरी तक जो ऋतु रहती है उसे हम सर्दी की ऋतु या शीत ऋतु कहते हैं। फिर मार्च से मई तक जो ऋतु रहती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु। मार्च से मई उसे कहेंगे हम ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, फिर जून से
सितंबर तक जो ऋतु रहती है उसे हम कहते हैं वर्षा ऋतु। जून के बाद जैसे ही मानसून का आगमन होता है उससे सितंबर तक लगभग हम उसे क्या कह देते हैं, वर्षा ऋतु। और सितंबर के बाद यानी अक्टूबर से नवंबर तक जो अक्टूबर नवंबर ये जो ऋतु होती है, इस समय जो ऋतु होती है उसे हम कहते हैं शरद ऋतु। दरअसल जो शरद ऋतु है वह मानसून के लौटने का समय है, क्योंकि वर्षा ऋतु में यानी जून के समय जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम हवाएं हैं, वे स्थल की ओर जाती है ना। बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं कहाँ की ओर जाती हैं, स्थल की ओर जाती हैं। और दक्षिण पश्चिम से भी मानसून भारी मात्रा में नमी लेकर स्थल की ओर जाता है, पर्वतों से टकराता है और वर्षा करता है। इस स्थिति में उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं और वह वर्षा ऋतु है। लेकिन शरद ऋतु का मतलब है वह ऋतु जब मानसून वापस लौट रहा हो, उसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। और लौटते हुए मानसून के फलस्वरूप ही जो हमारा साउथ इंडिया वाला हिस्सा है, तमिलनाडु वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। ध्यान रखिएगा, ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से होती हुई कहाँ, यहाँ वर्षा करती है साउथ इंडिया वाले हिस्से में। यानी स्थल से जो हवाएं लौटती हैं उस समय जो मौसम होता है उसे हम क्या कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं। अब हम हमारे सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला कथन क्या है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि शरद ऋतु को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से नहीं जाना जाता, जबकि वर्षा ऋतु को यानी मौसम के मानसून के शुरू होने, मानसून के आगे बढ़ने की जो क्रिया है वही वर्षा ऋतु है, वही दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ शरद ऋतु के बारे में गलत हो जाएगा। दूसरा, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। देखिए, अभी हमने शरद ऋतु में क्या देखा कि मानसून जो वर्षा ऋतु में ऊपर की ओर गया था, अब वह स्थल से जल की ओर वापस लौट रहा है। स्थल से लौटने की क्रिया को हम शरद ऋतु कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थल की ओर बहती है, तो यह कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हवाएं स्थल से वापस लौट रही होती हैं। ठीक है, तीसरा है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि मानसून के आने और मानसून के आगे बढ़ने का जो मौसम है उसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं और उसे ही हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु। यहाँ याद रखिएगा, शरद ऋतु में क्या होता है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ना कि मानसून के आगे बढ़ने की यह क्रिया है। तो यहाँ तीनों ही कथन किसके बारे में, शरद ऋतु के बारे में गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी 1, 2, 3 सभी कथन गलत हैं। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारत के संदर्भ में प्रश्न फ्रेम किए गए हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला कथन है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा कथन है, कर्क रेखा देश के मध्य से गुजरती है। और तीसरा कथन है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व अक्षांशों के बीच में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहां पूछा जा रहा है, 67 से 97 पूर्वी अक्षांश के बीच में यह प्रश्न पूछा गया है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन होंगे। पहला कथन है, इसमें हमारे पास जो विकल्प है उसमें 1, 2, 3 तीनों सही है, बी है 1, 2 सही है लेकिन 3 गलत है, सी है 1, 3 सही है लेकिन 2 गलत है, और डी ऑप्शन है 2, 3 सही है लेकिन 1 गलत है। ठीक है, यह प्रश्न भी सीटेट 2021 में पूछा गया है। देखिए, यदि हम भारत की बात करें और इसे हम वर्ल्ड मैप में समझने की कोशिश करें, देखिए ये है भारत जो कि विश्व मैप में है, यानी वर्ल्ड मैप में है। यदि हम विश्व मैप में भारत को देखें तो आप ठीक से समझ पा रहे होंगे कि इस पूरे वृत्त में आप जो पृथ्वी का दृश्य देख रहे होंगे मैप में, उसमें यह है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, क्या है ये, 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्याह्न रेखा। और ठीक यहां पर इक्वेटर की बात करें तो यह है इक्वेटर, यानी 0 डिग्री देशांत, या आप कह सकते हैं माफ कीजिए, या 0 डिग्री अक्षांश। ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे हम विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह है 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर या मध्याह्न या प्रमुख रेखा के रूप में जानते हैं, 0 डिग्री देशांतर। अब भारत के लिए सेंटेंस क्या फ्रेम किया गया है, आप इस प्रश्न में देखिए,
भारत के लिए जो सेंटेंस फ्रेम किया गया है प्रश्न में वह है, पहला कथन क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखते हैं मैप में, देखते हैं कहां पर स्थित है भारत। देखिए इस मैप में आप देख पा रहे होंगे उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या, उत्तरी गोलार्ध का मतलब जो 0 डिग्री या यह जो इक्वेटर है 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके ऊपर जो भी स्थित है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसके नीचे जो भी स्थित है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी यह क्या है, सदर्न पोल है, और यह क्या है, नॉर्थ पोल है। और नॉर्थ पोल, अब भारत के लिए क्या कहा गया, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल, ये 0 डिग्री यदि अक्षांश है, इक्वेटर है, यानी भारत इसके ऊपर स्थित है, यानी भारत कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहां पर जो हमारा पहला सेंटेंस होगा इसके बारे में वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, कर्क रेखा देश के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा का मतलब क्या, कर्क रेखा का मतलब ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा का मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात की जा रही है, और जब 23.5 डिग्री साउथ की बात की जाएगी तो वह होगी मकर रेखा। और भारत वैसे भी 0 डिग्री के ऊपर है, किसमें, 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है भारत, यानी यह कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। फिर भारत कहां पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस में जो दूसरा कथन है भारत के बारे में, कर्क रेखा देश के मध्य से गुजरती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांशों के बीच है, पूर्वी अक्षांशों के बीच है। अब हम इसे देखते हैं कि क्या सचमुच पूर्वी अक्षांशों के बीच है। अब क्योंकि क्या कहा जा रहा है, अक्षांश, और अक्षांश में क्या कहा जा रहा है, पूर्वी। देखते हैं, हम देखते हैं फिर से इसी मैप में भारत को, और भारत में जानने की कोशिश करें। देखिए भारत के यदि विस्तार के बारे में देखा जाए तो यह है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक, और 0 डिग्री अक्षांश से जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे भारत शुरू हो जाता है। यहां से अंडमान निकोबार वाले हिस्से से भारत क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। यानी जो हमारे प्रश्न में 65-66 जहां लिखा था वह तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत अक्षांश में है। कितने अक्षांश में है, ये जो 0 डिग्री के बाद जो अक्षांश ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं 30, 60, 150, ध्यान रखिए ये 30, 60 और फिर यहाँ पर 63.5, उसके बाद फिर यहाँ पर 0 डिग्री ध्रुव में आ जाएगा। तो यदि हम देखें अक्षांशों को, तो अक्षांश में भारत कहां पर है, भारत कुछ यहां से शुरू हो रहा है अक्षांश में। यदि भारत के हम स्थान की बात करें तो वह 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है, यहां से 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू हो जा रहा है। और अक्षांशों को हमेशा उत्तर और पूर्वी में नापा जाता है, ना कि पूरब और पश्चिम में। जब हम देशांतरों को मापते हैं तो देशांतरों के लिए हम पूरब और पश्चिम देखते हैं, लेकिन जब हम अक्षांश को मापते हैं तो अक्षांश को हम उत्तर और दक्षिण देखते हैं, जबकि हमारे सेंटेंस में अक्षांश को पूर्वी में लिखा गया है, पूर्व दिशा के रूप में लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यदि भारत के बारे में, लोकेशन के बारे में पूछा जाए कि भारत अक्षांशों में किस लेवल पर है, कहां पर है, तो भारत अक्षांशों में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। और उत्तर यानी नॉर्थ वाले हिस्से में यह भारत का रियल लोकेशन है अक्षांश को लेकर। यानी भारत की जो सबसे ऊपरी जो हिस्सा होगा स्थल भाग का, वह 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित होगा, ठीक है। और जो भारत का सबसे निम्नतम बिंदु होगा अक्षांश में, वह 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित होगा। यह भी नॉर्थ की लोकेशन होगी। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा के हम ऊपर हैं, ठीक है। यदि भारत की लोकेशन यहां होती, दक्षिण में होती, तो इसी को हम दक्षिण में जहां भी इनका लोकेशन होता उसी के आधार पर लिखते साउथ, यानी 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लिखते, ठीक है। यदि भारत की लोकेशन विषुवत रेखा के इस तरफ होती, ध्यान रखिएगा इस तरफ होती, तो भी जो नॉर्थ और साउथ है वही लिखा जाता। जब बात की जाती है देशांतर को लेकर,
कि देशांतर में कहां स्थित है, तो देखिए ये 90 डिग्री ईस्ट वाला देशांतर, फिर 120 डिग्री ईस्ट वाला देशांतर, ये 60 डिग्री ईस्ट वाला देशांतर। जब ये होता, देशांतर पूछा जाता, तब आप इसे ईस्ट या पूर्वी लिखकर संबोधित करते, लेकिन पूर्वी देशांतर लिखते, ना कि अक्षांश। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम किसी भी स्थान को लोकेट करेंगे, यदि वह अक्षांशों में होगा तो वह उत्तर या दक्षिण में होगा, यदि वह देशांतर में है तो वह पूर्व या पश्चिम में होगा। तो भारत के संदर्भ में जो तीसरा सेंटेंस है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांशों पर है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्षांशों का विस्तार पूर्व में नहीं है। लेकिन यदि यही जो क्रम है, ऐसा लिखा होता कि पूर्वी देशांतर, तब यहां पर यह सही हो जाता, क्योंकि भारत का जो विस्तार है वह 68 डिग्री 7 पूर्वी और से लेकर 97 25 पूर्वी देशांतर के बीच में है, देशांतर के बीच में है, तब यह कथन क्या हो जाता, सही। यहां पर कथन अभी तीसरा क्या है, गलत है, यानी 1 और 2 सही है, जबकि 3 कथन गलत है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमने क्या समझने की कोशिश की, भारत की स्थिति को समझने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए तथा आर को पढ़िए और उनके आधार पर सही विकल्प चुनिए। जिसमें कथन ए है, भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर को मानक याम्योत्तर माना जाता है। कथन आर क्या कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। कूट है ABCD 4 ऑप्शन, ए है, ए और आर दोनों गलत है, बी कथन है ए गलत है आर सही है, सी कथन है ए और आर दोनों सही है, डी कथन है एक सही है और आर गलत है। यह प्रश्न भी सीटेट 2021 में पूछा गया था। देखिए, जब भी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्या देखा, मानक याम्योत्तर के संदर्भ में, तो आपने जो ये इमेज देखी और भारत की इसमें लोकेशन देखी, तो ध्यान रखिएगा इसी इमेज में आपको यह बात पता चल जाएगी। जैसे ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, तो इसके ऊपर भारत स्थित है, इसका मतलब भारत कहां पर है, नॉर्थ पोल में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अभी हमने पिछले प्रश्न में ही देखा कि भारत की अवस्थिति कितनी है, 8 डिग्री से लेकर हम कहां तक विस्तारित है। ये आपको ध्यान रखना है कि अक्षांश में भारत की स्थिति कहां है। तो एक तो अक्षांश में भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पूरी पृथ्वी में। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि यह उत्तरी अक्षांश में ही स्थित है। तो 8 डिग्री से लेकर भारत की बात करें, 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री से 37 डिग्री तक नॉर्थ की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत यहां पर विस्तारित है। ठीक है, भारत का विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में। जब देशांतर की बात की जाती है, देशांतर का मतलब क्या, यानी यह रेखा। अब इन रेखाओं में ये जो देशांतर है, लंबवत रेखा है, इनमें भारत का विस्तार कितना है ये हमको देखना है। तो यहां आप देखिएगा कि 60 क्रॉस हो गया। ठीक है, यानी कुछ इस बीच में भारत का विस्तार है, 60 से 90 के बीच जो भी रेखा है वहां भारत का विस्तार है। और यहां देखिए कि 90 क्रॉस हो गया है और 120 से पहले, 120 से पहले यानी कुछ यहां तक भारत का विस्तार है। तो 60 के बाद और 90 से पहले भारत का विस्तार है कहां, देशांतर को लेकर। 60 के बाद जब पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 68 डिग्री से लेकर भारत का विस्तार कहां पर है, 68 डिग्री, ध्यान रखिएगा 68 डिग्री, क्योंकि 60 ईस्ट को भारत क्या कर गया है, क्रॉस कर गया है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ध्यान रखें कि 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत पूर्व, ये भारत का क्या है, देशांतर है। पूर्व क्यों लिखा, क्योंकि जो ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर के यदि पूर्व में कोई हिस्सा स्थित है तो उसे हम देशांतर के साथ पूर्व लगाकर लिखते हैं। यदि पश्चिम में कोई हिस्सा स्थित है तो उसे हम देशांतर के साथ पश्चिम लगाकर लिखते हैं। ठीक ऐसे ही यदि हम अक्षांशों की बात करेंगे तो अक्षांश के उत्तर स्थित है तो इसे हम अक्षांशों की अंकों के साथ उत्तर लगाकर लिखते हैं। यदि वह दक्षिण में स्थित होगा, यदि जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के लिए जब हम लोकेट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कितने से कितने अक्षांशों के बीच है,
तो मान लीजिए 0 के बाद कुछ यहां से शुरू हो रहा है और 30 क्रॉस करके यहां पर पहुंच रहा है, तो हम ऑस्ट्रेलिया की जो अक्षांश लिखेंगे तो वह हम लिखेंगे, मान लीजिए यहां पर कि इतने से एक्स अक्षांश साउथ से लेकर y डिग्री अक्षांश साउथ तक ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, जैसे भारत के लिए हमने नॉर्थ लिखा क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के लिए हम साउथ लिखेंगे। लेकिन यही लोकेशन अगर इस तरफ होती तो ध्यान रखिएगा, और देशांतर पूछा जाता तो पश्चिम लिखते। जैसे हमने यहाँ पर पूर्व लिखा है, ईस्ट लिखा है, यहाँ पर हम क्या लिखते, पश्चिम लिखते। 0 डिग्री देशांतर किस तरफ, हम पश्चिम लिखते हैं, इस तरफ हम पूर्व लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न में ध्यान रखिए क्या कहा गया है, भारत में 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर को मानक यामी उत्तर माना गया है। बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखिएगा, यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा क्या जा रहा है, पश्चिमी डिग्री इसमें लिखा है, लेकिन कहां पर स्थित है भारत, ध्यान रखिएगा, पूर्वी वाले हिस्से में। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस है यहाँ पर, पहला सेंटेंस गलत है, ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पश्चिमी देशांतर लिखा है, जबकि भारत पूर्व में स्थित है। 0 डिग्री जो यहाँ पर मुख्य रेखा है, इसके पश्चिम वालों के लिए पश्चिम लिखते हैं, तो यहाँ पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, यह बात सही है। क्यों? क्योंकि यदि हम भारत के विस्तार को देखें तो देखिए, देशांतर में भारत का विस्तार यहां से लेकर 97 डिग्री तक है। अब देखिए, यदि हम भारत के विस्तार को देखें और हम देखें देशांतर में इसका विस्तार कहां से है, 68 से शुरू हो जाता है, 68 से शुरू हो जाता है, 97 डिग्री तक शुरू होता है, रहता है। तो जहां 68 डिग्री से शुरू होकर 97 तक है, तो यह कहां पर है, ईस्ट में। 0 डिग्री देश, ये जो है देशांतर है, जिसे मुख्य याम्योत्तर मानते हैं, पूरे विश्व के लिए समय रेखा है ये। वही भारत का विस्तार तो 68 से 97 के बीच में है। अब 68 से 97 तक जो भारत का विस्तार है, इसके लिए अलग अलग समय होगा, यहां पर अलग समय होगा, यहां अलग समय होगा, यहां भी अलग समय होगा, और यहां भी अलग समय होगा, और अरुणाचल प्रदेश के पास अलग समय होगा। अब इतने अलग अलग समय को पूरे भारत में अलग अलग सारणी बनानी पड़ेगी। यदि भारत में कोई ट्रेन अरुणाचल प्रदेश से चल रही है और वह गुजरात तक आएगी, तो इनके बीच में जो समय सारणियां होंगी वो बहुत सारी हो जाएंगी। इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या किया गया, भारत के बीचों बीच एक रेखा खींची गई, जिसे मुख्य या मानक याम्योत्तर माना गया। और यह मानक याम्योत्तर क्या है, भारत के लिए जो रेखा है, जो देशांतर रेखा खींची गई है, वह 82.5 डिग्री है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। ध्यान रखिएगा, 82.5 डिग्री जो है भारत का याम्योत्तर समय माना गया है। लेकिन 82.5 डिग्री क्या, 82.5 डिग्री पूर्व। क्यों? क्योंकि यह पूर्व की ओर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह पूर्व की ओर है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो यहां दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। इस वजह से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कथन ए गलत है, कथन बी या कथन आर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने भारत को जानने की कोशिश की, भारत की लोकेशन को समझने की कोशिश की, भारत कहाँ स्थित है, किस अवस्थिति में है, इसे भी समझने की हमने डिटेल से कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।